तो का आपके अपने YouTube चैनल हेड्स ऑफ जीके में मैं दीपांशु ईसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, ये क्राउन की न्यू अपडेटेड दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 7 है। सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है ना, मैंने पूरा फुल एनालिसिस के साथ क्लास मैंने करवा दिया है। PDF में पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करता हूँ, ताकि आप पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, उसके बाद आंसर मिला है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने सही किया है, आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है। प्रैक्टिस सेट 7, आशा करते हैं कि आपने PDF बना लिया होगा क्वेश्चन। और रुक्मणी की वॉल्यूम 2 भी चल रही है, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। उसमें भी 3 तक जो है ना फुल एनालिसिस के साथ क्लास हो चुकी है। PDF भी उसका हम पहले प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए सेट नंबर 7 का क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये हो जाएगा आपका ये कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य नहीं है? आरंभिक तो थेरी गाथा नहीं है, लेकिन आचारंग सूत्र, सूत्र कुतांग और बृहद कल्प सूत्र ये सब हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? इसका हो जाएगा बी नंबर, कुषाण गंधार कला शैली। चौथा, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद की। 4 का हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा दिल्ली स्थानांतरित की? 5 का हो जाएगा सी नंबर, शाहजहां ने। 6, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का। 6 का हो जाएगा बी नंबर, सादत खां। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, कहाँ से? 7 का हो जाएगा डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। 8 है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? नहीं था, ये आपको हो जाएगा डी, सी बर्मा नहीं था, लेकिन भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ये सब हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि हो जाएगा डी नंबर, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका हो जाएगा सी नंबर, खाद्य तथा कृषि विभाग। 11, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला है किस राज्य में स्थित है? 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम में है। 13, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। 14, प्रायद्वीपीय भारत की नदी में से कौन सबसे लंबी नदी है? कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी। 15, निम्नलिखित राज्यों में किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर है अवस्थित है, वह है कौन है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा। 17, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं नहीं है, लेकिन गन्ना, जूट और कपास हैं। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? सबसे बड़े। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। 19, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भावनगर में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र की स्थिति को रात और दिन बराबर होते हैं। 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 23 सितंबर को। 22, 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किस से किन 2 देशों को विभाजित करती है? किन देशों को विभाजित करती है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को। 24, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। 25, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल अधिकार है ये सब। 27, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 27 का भी हो जाएगा 25 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। 29, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ये वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। 30,
राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171 हो जाएगा। 31, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसद में। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। 33, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट बिल विधेयक लाया गया। 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। 35, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म जाता है, श्रेय जाता है 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। 37, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत। किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे क्या है इसमें? किसी राज्य के विधानसभा के सभापति अपना इस्तीफा किससे सौंपता है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसभापति को। 39, निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ? तो इसका 39 का हो जाएगा आपका, 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1982। भारत में भविष्य निधि है, भारत में भविष्य निधि है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए, संविदा आधारित बचत। 41 मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको जस्ट थोड़ा देर के बाद करवा रहे हैं। 42 का हो जाएगा आपका आंसर बताता हूँ, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 240। 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 वर्ष। 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 46, लाल रक्त कण जो है कहाँ उत्पन्न होते हैं? उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। 47, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कहाँ पे? 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। 49, सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिवर्तनशील होता है। 51, बल का सीरियस मात्रा क्या होता है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डायन होता है। 52, कैफीन कहाँ पाया जाता है? 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉफी में। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोलॉजी। 54, एक पैदम बराबर होता है, 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 फीट। 55, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्म की। नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण? 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 डिग्री। 57, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंह में। 58, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, धन आवेश युक्त। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पना चावला। 60, अदरक होता है रूपांतरित किसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, तना का। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, क्या होता है? 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अब जितना है उससे उसका चौथा भाग। थोड़ा स्पीड इसीलिए करवाते हैं क्योंकि सॉल्यूशन भी तो करवाना है, एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़ना है, इसीलिए आंसर जल्दी बताते हैं ताकि आप पटाख से मिला लें। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन। 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। 64, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? 64 का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैमिस। 65, जिस विटामिन में कोबाल्ट होती है वह है? 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, B12 हो जाएगा, 65 का डी हो जाएगा। 66, महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए कौन सा शासक जो है प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा ई शशांक। 67, कर्नाटक का वंश की स्थापना नान्यदेव ने किस पालकालीन शासक के शासनकाल में की थी? 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रामपाल। 1922 में बिहार में गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। 69, 24 मार्च 1937 को बिहार में सरकार बनाने का निमंत्रण श्री कृष्ण सिंह को किसने दिया? 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए, M.G. हैलेट ने। पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः जो है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वो बना था
लकड़ी का। 71 दीदारगंज पटना से 1917 में प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति से संबंधित कौन सा कथन जो है ये गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। लेकिन मूर्ति का ऊपरी भाग वस्त्र रहित एवं आधी भाग में साड़ी पहने हुए हैं, इसे चौवर धारियानी भी कहा जाता है। यह मूर्ति पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका जो 71 का हो जाएगा आपका बी, यानी मूर्ति के दोनों हाथ खंडित है, ये सब गलत है। आज़ाद दस्ते संगठन के युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा किनके द्वारा दी गई थी? 72 का हो जाएगा डी, नित्यानंद सिंह के द्वारा। 73 बिहार में नंगी हड़ताल छपरा जेल के कैदियों ने कब की थी? 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने किस 2 जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी हो जाएगा बक्सर एवं पश्चिमी चंपारण। नीति आयोग के सर्वे के अनुसार बिहार में 2022-23 में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना है? 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26.59% है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS5 के अनुसार बाल विवाह मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में कितना है? ये आपका हो जाएगा दूसरा। 77 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा शिवहर। हाल ही में भारत में सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप से पीड़ित किस देश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू किया था? 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार। 79 हाल ही में डस्टलिक 6 एक द्विपक्षीय संयुक्त सेनाभ्यास का 6ठा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। यह किन 2 देशों के बीच सेनाभ्यास है? 79 का हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मॉरिशस। 81 हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 81 का ऑप्शन भी हो जाएगा वनतारा। 82 जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा लापता लेडीज। 83 हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लेशियर संरक्षण, ये 2025 की है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा तो उत्तराखंड। 86 हाल ही में WHO से बाहर होने वाला देश कौन है? तो ये आपका हो जाएगा 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्जेंटीना। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना के जांच के लिए किसने अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच समिति की गठन की गई थी? ये आपका हो जाएगा हर्ष कुमार, ऑप्शन सी हो जाएगा 88। 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा। 89 हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। 90 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2024 है। 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेन रॉट। 91 भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैज कौन बनाए गए हैं? 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा के संचय मूर्ति। 92 बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है? तो शिवहर में है। तेलहर झरना किस जिले में स्थित? तेलहर आपको है ये कैमूर में। 94 वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। 95 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1962 ईस्वी। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? इंद्रपुरी का 96 का हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन 96 का ऑप्शन बी ही होगा 1968 ईस्वी। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो 1968। हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है हरियाणा। 97 का ऑप्शन है हरियाणा। 96 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वह देखते हैं फिर से क्वेश्चन कि इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? ठीक 1968 होगा, बी ही होगा, ठीक है। 98 कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्री बॉक्स पोर्टल। 99 किस राज्य में INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा?
ये महाराष्ट्र को बनाया जाएगा। 6 फरवरी 2025 को 6 फरवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ पर पहली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल NSAMSR का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा चांदीपुर ओडिशा। चांदीपुर ओडिशा में। तो 100 का 100 क्वेश्चन आशा करते हैं आप मिला लिए होंगे। एक बार स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे क्योंकि आंसर तो मिलाना था, इसे मैं फास्ट मिलवा देता हूं जल्दी। अब आते हैं उत्तर की व्याख्या, उत्तर व्याख्या सहित। आप इसके व्याख्या पढ़ते हैं और यहाँ से भी ना अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे। सेट लगाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर देखना चाहिए। मेहनत मैं तो कर रहा हूँ, रुकमनी में भी करवा रहा हूँ, बट उतनी अच्छी रिव्यू नहीं आ रहे हैं। बट कोई नहीं, मैं फिर भी करवाऊँगा, भले रिव्यू अच्छा नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, बट मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यह मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति क्या है? लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। दूसरा एक निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो थेरी गाथा नहीं है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। क्या ये बौद्ध साहित्य है? इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों का कविता संकलित है। आचरंगा सूत्र तथा सूत्र कृतांग जैन धर्म के साहित्य 12 अंगों में से प्रथम 2 है तथा बृहद कल्प सूत्र एक छंद सूत्र है जिसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम का वर्णन है। तीसरा नंबर है निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद के कालों से संबंधित है। सिंधु सभ्यता काल में लाल एवं काले मृदभांड संस्कृति ये प्रचलित थी, जिसमें से लाल रंग की पृष्ठभूमि में काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। यूनानी और भारतीय कला के मिश्रण में गांधार कला का विकास हुआ। सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का समय पहली सदी से लेकर 4वीं सदी ईस्वी के मध्य का है। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसीलिए इस कला को ग्रीको रोमन हिंदू यूनानी का कला काल भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र की बात करें तो जलालबाद, हड्डा, बामियान, स्वात घाटी और पेशावर थे। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। महायान धर्म के विकास से इस कला को प्रोत्साहन मिला। महायान के अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ तकरीबन 29 गुफाएं हैं। कितने? 29। ये बौद्ध स्मारक गुफा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता गुफाएं 1983 से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1983 से। आगे है कि पहाड़ी चित्रकला जो है भारत में हिमालय की तराई के स्वतंत्र राज्यों में विकसित पुस्तकीय चित्रण शैली है। पहाड़ी चित्रकला शैली 2 सुस्पष्ट भिन्न शैलियाँ साहसिक और गहन बसोली और नाजुक भापुर कागंड से निर्मित है। इसका संबंध मराठों से नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 है आपका कि निम्नलिखित युद्धों में से इस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो आएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि बाबर का भारत में रहने का निर्णय, जबकि राणा सागा का अनुमान था कि बाबर दिल्ली तथा आगरा को लूट कर वापस चले जाएंगे। ठीक है। राणा सागा भी अनुभवी योद्धा था तथा उन्हें 18 युद्धों का विजेता माना जाता था। 18 युद्धों में जीते थे। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का उसने सबके सम्मुख अपने शराब के पात्रों को तोड़ दिया था तथा मुसलमानों को तगमा कर से मुक्त कर दिया था। तगमा कर से। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां शासक बना। आसफ खां को 7000 जात तथा सवार का पद तथा राज्य का वजीर बनाया। महावत खां को भी 7000 जात तथा सवार का पद प्रदान किया।
गया था। इनके राज्याभिषेक आगरा में संपन्न हुआ, लेकिन वे अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। 6 निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब के बारे में पूछ रहा है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन थे? शहादत खां। पता है आपको, शहादत खां। बुरहान मुल्क था, शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। यह शिया मतावलंबी था तथा निसापुर के सैयदों का वंशज था। निसापुर के सैयदों का वंशज था। 1720 ईस्वी में यह बयान का फौजदार नियुक्त किया गया। वह 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार भी बना। 1739 ईस्वी में उसने नादिर शाह के भय के कारण क्या कर ली? तो आत्महत्या कर ली। किसके कारण? नादिर शाह के भय के कारण आत्महत्या कर ली थी। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किए थे? 1739 ईस्वी में किए थे। 7 नंबर, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कई वर्षों के निरंतर प्रयास के पश्चात स्वीकार किया गया था। रैयतवाड़ी पद्धति सर्वप्रथम बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। कर्नल रीड के द्वारा इसमें लगान समझौते जमींदारों से न करके वास्तविक किसानों से किया गया था, जो कि भूमि के स्वामी थे। बम्बई में इस व्यवस्था को एलिफिंस्टन ने लागू किया था। एलिफिंस्टन ने। 8 निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं था? ये आपका हो जाएंगे शिव वर्मा नहीं थे। काकोरी कांड उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ा आघात जरूर था, लेकिन यह अंत नहीं था। उल्टे और क्रांतिकारी तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश में विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार, जयदेव कुमार तथा पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में HRA का पुनर्गठन किया और इसे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया। इस प्रकार शिव वर्मा ने HRA से नहीं बल्कि HSRA से जुड़े थे। 9 नंबर है, क्या महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। असहयोग आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी जनसंघर्ष का प्रथम प्रयास था। शुरुआती दौरे में इस पर किसी तरह का हमला घातक सिद्ध होता था, इसीलिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। गांधी जी के इस निर्णय का संपूर्ण भारत में विरोध किया गया। इसे गांधी जी की राजनीतिक हार बताया गया। 10 नंबर, 10 है कि 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका हो जाएगा आपका खाद्य तथा कृषि। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को किया गया। अब पहला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो इनको क्या मिला था उस समय? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ये विदेशी विभाग संभालते थे। राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी जवाहरलाल नेहरू देखते थे। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये गृह मंत्री थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। बलदेव सिंह आपको रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह नाम भी है तो काम भी वैसा ही था। डॉक्टर जॉन उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के थे मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के थे। CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली थे आपको रेलवे। जगजीवन राम जो कि श्रम शक्ति के थे। लियाकत अली जो कि वित्त मंत्री थे। टी चुंद्रीगर आपको वाणिज्य के थे, वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर वो संचार मंत्री थे। गजानंदर अली खां आपको तो स्वास्थ्य मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि मंत्री। 11 बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य की अगर बात करें तो बांग्लादेश से जो है ना, भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितने हैं? 4096.7 किलोमीटर, ये जो कि सबसे लंबा है। और अगर राज्य की बात करें तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। दूसरा है चीन के साथ भारत की लंबाई 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। और इसके साथ ही 5 राज्यों का सीमा हमारे देश का लगता है, वो है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब तीसरा है पाकिस्तान के साथ हमारा 2333 किलोमीटर का सीमा लगता है। और 4 राज्य सीमा बनाती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेपाल से भी हमारा सीमा लगता है, वो 1751 किलोमीटर। और जो राज्य लगाते हैं 5 राज्य लगाते हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल,
सिक्किम उत्तराखंड। म्यांमार के साथ भारतीय सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और इसमें भारत के 4 राज्य की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। छठा है भूटान। भूटान के साथ हमारा सीमा 699 किलोमीटर लगता है। और 4 राज्य भारत की सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। 7वां है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। उसमें एक ही राज्य लगाता है, वो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। एक ही 106 किलोमीटर की सीमा। अफगानिस्तान से संलग्न लद्दाख के भूभाग को गिलगिट बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। अफगानिस्तान संलग्न लद्दाख के भूभाग जो है गिलगिट बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। 12 नंबर 12 क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा आपको कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में हिमालयी क्षेत्र में समुद्री तल से लगभग 4508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने वाले यह दर्रा सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सितंबर 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में चीन ने लंबे समय से की जा रही भारतीय अनुरोध को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के अलावा नाथुला दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को मंजूरी प्रदान की तथा इस दूसरे रूट को तीर्थयात्री के लिए 2015 ईस्वी में खोल दिया गया। हालांकि जून 2017 में डोकलाम विवाद के कारण कुछ समय के लिए चीन द्वारा नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिसे 9 फरवरी 2018 ईस्वी में पुनः परिचालन के लिए खोल दी गई। इस दर्रे से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर बात करें तो उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या में की गई है और अलग दिया हुआ है उसी प्रश्न में। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन सी हो जाएगा। पुडुचेरी जो है 1954 ईस्वी तक फ्रांस का अधिकृत क्षेत्र था, जिसे 1 नवंबर 1954 ईस्वी को भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। पुडुचेरी का भूभाग निम्न राज्यों में विस्तृत है। निम्न भागों में पुडुचेरी एवं करिकाल तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं करिकाल तमिलनाडु, यनम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, माहे हो जाएगा केरल में। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के उपरांत दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। यह विधानसभा उपयुक्त वर्णित चारों भूभाग में तमिलनाडु स्थित पुडुचेरी में है। 14 नंबर 14 है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो यह हो जाएगा आपका गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में गंगा नदी के उपरांत दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक के समीप पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित त्र्यंबकम से हुआ है। महाराष्ट्र से प्रभावित होने के उपरांत यह नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है तथा विस्तृत डेल्टा का निर्माण करते हैं। 15 के निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। किसमें जो है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। ये हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए राज्यों में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा में आती है। बंगाल खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र ओडिशा का तटवर्ती क्षेत्र है। इसके साथ ही महानदी बेसिन भीषण बाढ़ के लिए तो ओडिशा के कालाहांडी, बोलांगीर, रायगढ़ जैसे जिले भारत के सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी ओडिशा का क्षेत्र जो भूस्खलन तथा तरित झंझा से सर्वाधिक प्रभावित है। तरित झंझा से 16 नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है आपको ये हो जाएगा कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला तथा तेलंगाना के नालगोंडा जिले से सीमा पर कृष्णा नदी पर 1967 ईस्वी में निर्मित की गई थी। उस समय तेलंगाना राज्य अस्तित्व में नहीं था। इस बांध की ऊंचाई 124 मीटर, लंबाई 1550 मीटर है तथा इस परियोजना से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के कुल 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत बात करें तो 816 मेगावाट स्थापित क्षमता का जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नकदी फसल में जो है ना सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? इसका डी हो जाएगा गेहूँ। नकदी फसल के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किए करते हैं जिसे किसान द्वारा बिक्री पर तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जाता है। इस फसल में जूट, कपास, गन्ना, केला, तंबाकू, तिलहन,
सूरजमुखी, मूंगफली इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। 18 क्वेश्चन के भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? ये आपका हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण पूर्व में। धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी पूर्वी भाग संपन्न है, जिसे ओडिशा पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, बेंधलखंड पठार, महानदी बेसिन जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिस कारण से इस क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र का हृदय स्थल यानी हार्टलैंड भी कहते हैं। इन क्षेत्रों के धारावार क्रम की चट्टाने से लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि धात्विक खनिज की तो गोंडवाना समूह के चट्टाने से कोयला जैसी बहुमूल्य अधात्विक खनिज बड़े पैमाने पर निकाली जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, भावनगर में। ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का रूप है, जिसमें समुद्र से आने वाले ज्वार भाटा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदला जाता है। पृथ्वी के सागरीय जल में ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षक बलों द्वारा होती है। आगे है कि भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपीय क्षेत्रों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर है, परंतु भारत की तट रेखा के बेहद कम कटे फटे होने के कारण ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई कुछ ही स्थानों पर उतनी ऊंची उठ पाती है, जिसका प्रयोग जो है ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं। गुजरात तट में खंभात खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों की उच्चतम रेंज 8 से 11 मीटर तक होती है तथा औसतन ज्वारीय रेंज की बात करें तो 5.23 मीटर से 6.70 मीटर के मध्य रहता है। ज्वारीय ऊर्जा की संभावित क्षमता खंभात खाड़ी में 7000 से लेकर 9000 मेगावाट, जबकि कच्छ की खाड़ी में 1200 से लेकर 1500 मेगावाट है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में अधिकतम ज्वारीय ऊर्जा रेंज कितनी है? तो 5 मीटर, जबकि औसत ज्वारीय रेंज की अगर बात करें 2.97 मीटर होती है। इस आधार पर इस क्षेत्र की संभावित ज्वारीय ऊर्जा 100 मेगावाट क्या कहते हैं अंकलित किया गया है, मतलब आंका गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका बी हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। इसके आधारित शिला जो है आपको 1983 से लेकर 1984 में रखी गई थी। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि 1990-91 में यह लगभग 70 मीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया था। अतः वर्ष 1988-89 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन तथा वर्ष 2012 में भारती नामक तीसरे अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 21 नंबर 21 क्वेश्चन है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? यह होता है आपको 23 सितंबर को। पृथ्वी सदैव अपने एक्सिस पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में घूर्णन करती है। साथ ही साथ 365.1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियाँ जो है सदैव बदलती है, जिस दौरान 4 मुख्य अवस्थाएं आती है एवं इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति में सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है, अतः सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है, जिसे विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनोक्स एवं 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। 21 जून एवं 22 दिसंबर को क्रमशः सूर्य कर्क रेखा व मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसे क्रमशः ग्रीष्म अयनात, सोलस्टिस, कर्क संक्रांति एवं शीत अयनात यानी विंटर सोल्स्टिक यानी मकर संक्रांति कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करता है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा जो है उत्तरी कोरिया, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। आंसर में दिया है बी, लेकिन लिखा है यहाँ पे उत्तरी अक्षांश सीमा यानी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है। यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए था, बी नहीं होना चाहिए था, इसका डी होना चाहिए। और इसका जो है ना मैं बी ही बताया था, लेकिन इसका डी कर लीजिएगा, क्योंकि 38वीं समांतर रेखा है ना ये उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा
उसे है ना डूरंट रेखा कहते हैं। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? इसका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को डी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में प्रशांत तटीय क्षेत्र में स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर को स्वर्ण द्वार का नगर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। दरअसल गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। 24 है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया दक्षिण हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, जिसकी खोज लगभग 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डियागो गार्सिया ने की थी। हिंद महासागर के केंद्र में स्थित चागोस द्वीप समूह में लगभग 60 द्वीप समूह और 7 एटॉल है। इसका सबसे बड़ा द्वीप डियागो गार्सिया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने चांगोस द्वीप समूह की संप्रभुता पर मॉरिशस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि ब्रिटेन को इस द्वीप समूह में अपना नियंत्रण जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। ज्ञात है कि यह द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच चला आ रहा एक पुराना विवाद है। इसमें कहा गया है कि मॉरिशस के हिस्से वाले चागोस द्वीप के समूह में अमेरिका द्वारा पट्टे पर दिया गया डियागो गार्सिया द्वीप गैर कानूनी है। 1965 ईस्वी में मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ब्रिटेन ने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी इंडियन रीजन टेरिटरी का निर्माण करते हुए मॉरिशस में चागोस द्वीप समूह को अलग कर दिया था। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ 1966 ईस्वी में एक सैन्य समझौता किया। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया द्वीप को अमेरिकी रक्षा उद्देश्य के लिए दे दिया था। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के कारण सामरिक दृष्टि से इस द्वीप का बेहद महत्व है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एन राव थे। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान निर्माण हेतु संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव यानी बेलेगन नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप लिखा था। इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इससे प्रारूप में 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी। 26 नंबर 26 क्वेश्चन है, क्या 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच अपने सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है? तो ये एक कैसा अधिकार है? तो मूल अधिकार है। सबसे नवीन मूल अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के ये जोड़ा गया है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे को सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह 1 अप्रैल 2010 से लेकर संपूर्ण देशों में लागू किया गया है। 27 भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका हो जाएगा 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने के लिए उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए तथा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। आमतौर पर लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु की बात बताए तो 25 वर्ष होगी। 28 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। 29 सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 कहता है कि कोई व्यक्ति जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। 30 नंबर राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में रखा गया है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। परिषद में अधिकतम संख्या उस विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है, जिसका अर्थ है कि संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के तरह ही विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य
प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्षों का होता है। 31 भारतीय संविधान का अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? इसका हो जाएगा डी संसद। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। इनमें संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है, वहीं संवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। इन विभाजनों के अतिरिक्त शेष बचे विषय यानी शक्तियों को अपशिष्ट शक्ति कहते हैं, जिस पर संसद कानून बना सकती है। यानी अपशिष्ट शक्ति पर जो कानून संसद बना सकती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग के स्थापना राज्य के राजपत्र अधिसूचना जारी कर किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य शामिल होते हैं। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों को जांच कर सकता है जो राज्य सूची तथा संवर्ती सूची से गैर संबंधित होते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। 33 क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया? 1951 में। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 284 विषय मामले हैं। इस अनुसूची में कुछ अधिनियम तथा विनियमों के विधि मान्यकरण के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अनुसूची में शामिल किए गए विषयों की विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 34 है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न से किस राज्य में है? किस राज्य है? 34 का हो जाएगा ए, बिहार में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से बिहार राज्य को है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था है। यहाँ न्याय पंचायतों को 3 माह तक की जेल एवं 1000 रुपये तक का जुर्माना की सजा देने की शक्ति है, यानी ग्रामों में। 35 वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यह हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्रीन हाउस से इम्पैक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गृह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती है। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं जलवाष्प हैं। 37 संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिका का किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज पर्वत। टिटिका झील पेरू बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है। यह झील दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के अंदर स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला के एक पठार के शिखर पर यह झील स्थित है। 38 किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किससे सौंपता है? किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किससे सौंपता है? यह जगह उपसभापति। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। 39 निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ? 1982 में। वर्ष 1981-82 के केंद्रीय बजट में भारत में निर्यात आयात बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन भी किया गया। इसका उद्देश्य है कि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। 40 भारत में भविष्य निधि है। यह क्या? संविदा आधारित बचत। भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत है। भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना पड़ता है। ध्यातव्य है कि भविष्य निधि सरकार की आय नहीं है, अपितु ये एक दायित्व है। 41 राहुल ने 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 43,000 जमा किए हैं। 4 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाली कुल राशि कितनी होगी? सिंपल है, ये आपको ब्याज निकालना है। कितना हो जाएगा? पहले तो ब्याज निकाल लेंगे 24,080 रुपया और कुल राशि निकाल लेंगे तो यानी मिश्रण प्लस मूलधन तो 67,080 आ जाएगा। 42
राजेंद्र ने किताब के 5/8 भाग को दिन में पढ़ा, अगले दिन उसने शेष भाग के 2/3 भाग पढ़ा। अब 30 पन्ने बाकी है, तो उस किताब में कितने पन्ने हैं? तो पहले दिन वो क्या किया, तो पहले तो 24 पन्ना टोटल है, ठीक है। इस तरह से 5/8 2/3 का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले दिन वो पढ़ा कितना 15, शेष बच गया 9। अगले दिन पढ़ा वो 6, शेष बचे कितने 3, तो 3 का वैल्यू दिया है 30, तो 24 का वैल्यू निकल जाएगा 240 43। 4 वर्ष पहले राम और राहुल की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 17:22 है। यदि राम सुनील से 5 वर्ष बड़ा है तो सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी? सुनील की वर्तमान आयु पूछ रहा है। राम की आयु दिया हुआ है 3x, राहुल की आयु भी निकाल लेंगे। इस तरह से जो वैल्यू डिक्यूट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब राम का निकाल लेंगे, सुनील का निकाल लेंगे। सुनील का 44। एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्टेशन से 102 तक जाती है और स्टेशन 2 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्टेशन 1 पर लौटती है। संपूर्ण यात्रा में औसत गति ज्ञात करना है, तो औसत गति निकाल लेंगे। जब इस तरह क्वेश्चन रहता है सीधे होता है 2s1 यानी स्टेशन 1 स्टेशन 2 बाय 7, ठीक है। इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 45। 10 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में पाया गया कि एक संख्या 46 को गलत तरीके से 53 के रूप में लिखा जाता है। संख्याओं का सही औसत ज्ञात करना है। संख्याओं का योग कितना है? 45 से तो संख्याओं का योग क्या है? तो 460। और सही राशि कितना है? तो पहले 53 घटाएंगे और 46 को जोड़ेंगे तो 453। अब सही औसत क्या निकल जाएगा? तो 45.3। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये आपको हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणों की उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बाउंड मेरो में होती है। लाल रक्त कण ऑक्सीजन से भरी कोशिकाएं होती है, लेकिन अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए वे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती है। लाल रक्त कण शरीर की वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक ही नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं। 47। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यह हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की कोर पर द्रव्यमान मास के आधार पर लोहा आयरन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। 48। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको ऑप्शन डी यानी तरुण पुष्प कलिकाओं में। इस विभाजन के बाद एक मातृ कोशिका के 4 कोशिका बनती है जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। यह विभाजन अलैंगिक जनन करने वाले सजीवों में होता है। पादपों व प्राणियों के युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अगुणित युग्मक बनते हैं। 49 नंबर। सूर्य के 1.44 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर भारतीय मूल के खगोलीय भौतिकविद थे जिन्होंने सफेद बौने तारों को जीवन अवस्था के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सफेद बौने तारों का द्रव्यमान की ऊपरी सीमा सौर द्रव्यमान का 1.44 गुना है। इसको ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। 50। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ये क्या होता है? तो अपरिवर्तनशील होता है। क्या होता है? अपरिवर्तनशील। 51। बल का सीरियस मात्रा क्या है? तो बल का सीरियस मात्रा क्या आपको? डायन और ऐसे ही पद्धति में क्या होता है? न्यूटन। 52। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन आपको पाया जाता है कॉफी में। कॉफी और शीतल पेय में कैफीन एक शक्तिशाली उत्तेजक है। चाय में कैफीन एक मन प्रभावी औषधि है। कैफीन दुनिया के सबसे ज्यादा खाए जाने वाली मन प्रभावी औषधि है। 53। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जैविकी यानी सेल बायोलॉजी कहलाता है। 54। एक फादम बराबर होता है तो 1.829 मीटर अथवा 6 फीट के बराबर होता है। 55। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यह होगा माइकोप्लाज्म की। माइकोप्लाज्म को सबसे छोटे जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। 56 एक नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो है ये 0 डिग्री का होता है। 57 भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ये आपका हो जाएगा 57 मानव पाचन तंत्र में आहार नली होती है जिसे विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहले मुख हुआ, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में गुदा। 58 प्रोटीन किस प्रकार का कण है? तो ये हो जाएगा धन आवेश युक्त।
प्रोटॉन एक धन आवेश विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसे P प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। 59 भारतीय प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। मार्च 17 मार्च 1962 से लेकर 1 फरवरी 2003 इनका टाइम पीरियड जीवन जीने का। एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थे। 60 अदरक होता है रूपांतरित किसका? तो हो जाएगा आपका तना का। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना है। यह मिट्टी के अंदर क्षैतिज बढ़ता है। इसमें से काफ़ी मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जिसके कारण यह मुंह फूल कर मोटा हो जाता है। अदरक जिंजीबेरेसी कुल का पौधा है। किसका? जिंजीबेरेसी कुल का। जिंजीबेरेसी कुल का, ये पूछता है आपको जिंजीबेरेसी। 61 यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है तो वह होता है, क्या होगा? अब जितना है उतना उसका चौथा भाग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो F1 इक्वल टू क्या होगा? जी एम एस इंटू एम ई बाई आर स्क्वायर। एम एस मतलब क्या होगा? सूर्य का द्रव्यमान। एम ई हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो इस तरह से डिकोड करेंगे समीकरण 1। इक्वेशन 1 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। 62 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? यह हो जाएगा कार्बन। वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवृत्ति होती है और एनायन होते हैं, अधातु कहलाते हैं। इनमें कार्बन एक प्रमुख अधातु है। कार्बन अप्रमुख अधातु है। ये चतुसंयोजिक अधातु है। इसमें श्रृंखला का गुण होता है, इसी कारण से सर्वाधिक यौगिक होता है। इसमें जो इसके सर्वाधिक यौगिक होते हैं। कार्बन द्वारा बनाए गए यौगिक की संख्या लगभग 5 लाख से अधिक है। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। 63 निम्नलिखित में से कौन एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में लवणता होती है जिसके अनेक लवण पाए जाते हैं। इन लवणों में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड NaCl होता है जो लगभग 78% करीब होता है। NaCl सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे साधारण नमक कहते हैं। यह एक आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थ के संरक्षण में होता है। समुद्री जल के वाष्पीकरण के दौरान नमक का उत्पादन किया जाता है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? 64 का हो जाएगा ऑप्शन है जाइमेज। निम्नलिखित में से जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। बुकनर ने सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम निकाला था। C6H12O6 यानी ग्लूकोज। इसको जाइमेज परिवर्तन करेंगे तो 2C2H5OH प्लस CO2 यानी इथेनॉल। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है, क्या होता है? ये होता है आपका B12। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। यह एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह विटामिन RBC निर्माण तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ रखने हेतु ऊर्जा का संचार करने के लिए आवश्यक है। इस विटामिन से हृदय रोग का खतरा भी कम रहता है। 66 है आपका महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाएगा शशांक। बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास करने वाले शासकों में से एक बंगाल के राजा शशांक थे। उन्होंने 7वीं शताब्दी में बोध गया में इस पवित्र वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि वह बौद्ध धर्म के विरोधी थे और उन्हें वृक्ष को जड़ से उखाड़ने की कोशिश के लिए, लेकिन जब वे इसमें असफल रहे तो उन्होंने इसे कटवा दिया और जड़ों में आग लगवा दिया। हालांकि वृक्ष फिर से उग आया और आज भी बोध गया में बोधि वृक्ष क्या तो मौजूद है। 67 कर्नाट वंश का स्थापना नान्यदेव ने किस पालकालीन शासक के शासनकाल में की थी? तो हो जाएगा बी रामपाल। कर्नाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। यह एक क्षेत्रीय वंश था जिसकी राजधानी क्या है तो 12 जिले के सिमरौनगढ़ में थी। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। 68 1922 में बिहार के गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। कहाँ पे? गया में हुआ था, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में बिहार की उराव जनजाति ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी भी शामिल थे। गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था। गया अधिवेशन में 69
24 मार्च 1937 को बिहार में सरकार बनाने के निमंत्रण श्री कृष्ण सिंह को किसने दिया था? तो मोहम्मद यूनिस अप्रैल जुलाई 1937 के दौरान बिहार के पहले प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री जिसे अब मुख्यमंत्री कहा जाता है, के रूप में सेवा की। उन्हें 1937 ईस्वी में मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के प्रतीक के रूप में चुना गया था, जो बिहार के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और बाद में इसका मुस्लिम लीग में विलय हो गया। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू भी कहा जाता है, अक्सर बिहार केसरी, बिहार का शेर के रूप में जाने जाते हैं। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और 1940 से लेकर 61 तक इस पद पर रहे थे। 70 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में मौर्य के महल को मानव जाति के सबसे महान कृतियों में से कहा है, जो कि ईरान की राजधानी में स्थित महल जितना ही शानदार था। यह महल लकड़ी का बना था और इसकी छत और फर्श भी लकड़ी के थे। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के महल की तुलना जो है सूसा और एकवटना के महलों से की, जो उस समय के प्रसिद्ध शहर थे। 71 दीदारगंज पटना से 1917 में प्राप्त यक्षिणी मूर्ति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका हो जाएगा बी, मूर्ति के दोनों हाथ खंडित हैं। 71 क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यह बना था आपको पत्थर का। दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति भारतीय कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो मौर्य काल में संबंधित है। यह मूर्ति चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है और 5 फीट 2 इंच यानी 1.57 मीटर ऊंची है। इसे 1917 में दीदारगंज पटना में गंगा नदी के किनारे खोजा गया था। यक्षिणी के दाहिने हाथ में चंबर एक प्रकार का पंखा है और उसका बायां भाग जो है टूटा हुआ है। यह मूर्ति वर्तमान में पटना बिहार के बिहार संग्रहालय में स्थित है। 72 आजाद दास्ती संगठन के युवकों को आग्नेय शास्त्र चलाने की शिक्षा किनके द्वारा दी गई थी? 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा नित्यानंद सिंह। आजाद दास्ता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ छापामार युद्ध करना और तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देना था। आजाद दस्ता के सदस्यों को नेपाल में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था। बिहार में आजाद दस्ता का नेतृत्व जय सूर्य नारायण सिंह कर रहे थे। 73 के बिहार में नंगी हड़ताल छपरा जिले के कैदियों ने कब की थी? यह जाएगा 1930 में। बिहार में नंगी हड़ताल 1930 में छपरा जेल में शुरू हुई थी। इस घटना भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें कैदियों ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप कपड़े को उतारकर प्रदर्शन किया था। इस घटना के इस्तीफा से एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कैदियों के अधिकारियों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक है। 74 हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने किस 2 जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका हो जाएगा बक्सर एवं पश्चिमी चंपारण। बिहार में 2 जगहों पर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। ये हैं बक्सर जिले का नवानगर और पश्चिमी चंपारण का कुमारबाग। इन SEZ केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। ये SEZ बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को पैदा करने में मदद करेंगे। 75 नीति आयोग में सर्वे के अनुसार बिहार में 2022-23 में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 26.59%। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल मल्टी मेडिसिनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2022-23 में बिहार में 26.59% लोग बहुआयामी गरीबी में थे। 76 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS 5 के अनुसार बाल विवाह मामले में बिहार के स्थान पूरे देश में कितना है? ये हो जाएगा बी नंबर दूसरा। NFHS 5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बाल विवाह की दर काफ़ी अधिक है, जिससे यह देश के दूसरे स्थान पर है। बाल विवाह के मामले में बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है, जो चिंता का विषय है। बिहार में बाल विवाह के खिलाफ कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी को बाल विवाह माना जाता है और यह दंडनीय अपराध है। 77 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे गरीबी जिला कौन है? यह हो जाएगा शिवहर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब शिवहर है। अमीरी में दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो बेगूसराय और तीसरे पे मुंगेर जिला है। वहीं गरीबी में दूसरे नंबर पे अररिया और तीसरे पे सीतामढ़ी है। पटना की प्रति व्यक्ति है कितने? 12
क्या कहते हैं 1,21,396 रुपये हैं। 78, हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप से पीड़ित किस देश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू किया था? यह हो जाएगा म्यांमार। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। विदेश मंत्रालय के निर्देश पर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया था। किसके साथ? एनडीआरएफ के साथ। 79, हाल ही में डस्टलिक 6 एक द्विपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास का 6ठा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। यह किन दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है? यह हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित एक संयुक्त सेना अभ्यास है। डस्टलिक अभ्यास का 6ठा संस्करण 16 से लेकर 28 अप्रैल 2025 तक पुणे के औंध में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास खंजर है। भारत और श्रीलंका के बीच मुख्य रूप से 2 द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं, मित्र शक्ति सेना अभ्यास और सिलनेक्स नौसैनिक अभ्यास। 80, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह हो जाएगा मॉरिशस। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवी चंद्रन राम गुलाब ने मॉरिशस के रेड्यूट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 2017 में एक समझौते ज्ञापन के अंतर्गत 4.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से उपलब्ध धनराशि से अत्याधुनिक संस्थान, मंत्रालय, सार्वजनिक कार्यालय, अर्ध सरकारी निकाय और सरकारी उद्यमों में मॉरिशस के सिविल सेवकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह हो जाएगा वनतारा। 2025 में आनंद अंबानी की पशु कल्याण पहल वनतारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड क्या कहते हैं AWUI द्वारा 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। वनतारा हाथियों के बचाव और देखभाल से उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पशु कल्याण पुरस्कार भारत का क्या है? तो सर्वोच्च सम्मान है। आगे आपको 82 नंबर 82 के जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपको लापता लेडीज को। आईफा 2025 का आयोजन जयपुर में 8 और 9 मार्च को हुआ था। इस कार्यक्रम में भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया गया और यह आईफा के 25 साल पूरे होने का जश्न था। लापता लेडीज फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई पुरस्कार जीते। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? तो भागलपुर के बिहार 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार ने साल 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए शुरू किया था। प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? यह हो जाएगा सी ग्लेशियर संरक्षण। जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। इसका मतलब है कि इस वर्ष में है विश्व जल दिवस का मुख्य ध्यान ग्लेशियर के संरक्षण पर होगा, जो कि मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। 85 समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा यूके यानी उत्तराखंड। 7 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसमें समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को विधानसभा में पारित कर विधिक रूप से लागू कर दिया गया। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य क्या है? कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए धर्म, जाति, पंथ या समुदाय से परे एक समान नागरिक कानून। इसका उद्देश्य है कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों में कोई भेदभाव ना हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। फ्रांस, जर्मनी, तुर्की जैसे कुछ देशों में उनके नागरिक संहिताओं से एकरूपता के पहलू हैं जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। 86 हाल ही में WHO से बाहर होने वाले देश कौन है? तो ये अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना।
हाल ही में अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो गया है, यानी निकल गया है। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ जो हुआ था उसके में जांच कमेटी एक बैठाई गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे हर्ष कुमार। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ में घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार कर रहे हैं। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार होता है, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ मेला कुंभ मेले का ही एक विशेष आयोजन है जो 12 साल में एक बार होता है, जबकि कुंभ मेला 3 साल में एक बार इन 4 स्थानों पर बारी से आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में ही आयोजित होता है जो 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद लगता है। 88 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका हो जाएगा डी, कनाडा। 2025 में ग्रुप ऑफ G7 की अध्यक्षता के रूप में कनाडा जून में अल्बर्टा के कॉन्स्टिक्स में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। ग्रुप ऑफ G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ EU एक गैर गणना सदस्य है। फ्रांस 2026 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्पॉट ऑन इवियन लेस्बियंस में करेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की कि अल्पाइन स्पा शहर के बाद पहले G7 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें जो किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे प्रसिद्ध तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्म श्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 90 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस के द्वारा चयनित बोर्ड ऑफ द ईयर 2024 है। 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट है। ब्रेन रॉट इस शब्द का उपयोग सोशल मीडिया पर कम गुणवत्ता वाली सामग्री के अत्यधिक सेवन से होने वाली मानसिक गिरावट को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 के लिए मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका मतलब है कि विजुअलाइजेशन और पुष्टि जैसे तरीकों का उपयोग करके किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कल्पना करना, यह विश्वास करते हुए कि ऐसा करना वह चीज़ों होने की अधिक संभावना होगी। कॉलिन्स डिक्शनरी ने 2024 के लिए ब्रेट शब्द को वर्ष शब्द का घोषित किया है। मतलब ब्रेट शब्द को वर्ष का शब्द घोषित किया है। यह शब्द ब्रेट समर वाक्यांश के साथ लोकप्रिय हुआ है जो 2024 में काफ़ी चर्चित रहा है। कोकिन्स के अनुसार ब्रेट शब्द का यह नया अर्थ जो है विशेष रूप से युवा पीढ़ी के द्वारा सशक्तिकरण और आत्मव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। भारत के नए नियंत्रक का महालेखा परीक्षक यानी कैज कौन बनाए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा के संजय मूर्ति। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग यानी IAAD भारत सरकार के प्राचीनतम विभागों में से एक है। विभाग का गठन 1968 में हुआ था तथा श्री एडमंड ड्रमंड 16 नवंबर 1935 को प्रथम महालेखा परीक्षक बने थे। नरहरि स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैज थे। CAG को 9वां स्थान दिया गया है और वरीयता क्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। के संजय मूर्ति भारत के वर्तमान CAG हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर पदभार ग्रहण किया और वे भारत के 15वें CAG हैं। 92 के बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है? तो आपका हो जाएगा ए, शिवहर में है। 93 तेलहर झरना किस जिले में स्थित है? तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। यह दुर्गावती जलाशय परियोजना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 94 वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? यह आपका हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी चंपारण।
बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 95, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 1962 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 96, डॉक्टर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1960 के दशक में किया गया था और इसे 1968 में चालू भी किया गया था। इंद्रपुरी बैराज, जिसे सोन बैराज भी कहा जाता है, रोहतास जिले के तिलुथी प्रखंड के इंद्रपुरी में सोन नदी पर स्थित है। 97, हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवात ने सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU के में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया है। 97 हो जाएगा ये, यानी हरियाणा। ये कहाँ? हरियाणा में हो जाएगा। अंठानवे, कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? किस पोर्टल की शुरुआत की है? सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स बोलेंगे। सी बॉक्स या यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स एक ऑनलाइन पोर्टल है जो भारत सरकार द्वारा महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने और उनकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस एक पहल के रूप में शुरू किया है। यह पोर्टल सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है। सी बॉक्स पोर्टल में सी का मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। 99 की किस राज्य में INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? इसका जगह भी महाराष्ट्र। INS गुलदार को महाराष्ट्र राज्य में संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय होगा और सिंधुदुर्ग जिले में नेवती रॉकवे के पास स्थित होगा। 100 है, 6 फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पहली विदेशी एंटीशिप मिसाइल नसाम SR का परीक्षण किया है? नसाम SR का परीक्षण किया है। सी को हो जाएगा 100 का सी हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर में DRDO की एकत्रित परीक्षण रेंज ITR स्थित है जो देश की मिसाइल परीक्षण क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नसम SR नवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। नवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज एक स्वदेशी वायु प्रक्षेपित एंटीशिप मिसाइल है जिसे भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो 100 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है और सेट नंबर ये 7 था, सेट 7 था ये, और 8 से लेकर ना अभी 20 तक ये बचे हुए हैं और इसका भी ना ऐसे ही क्लास किया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और रुकमनी की वॉल्यूम 2 वो भी चल रही है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसका जो लेंथ है ना 2 घंटे सवा 2 घंटे का, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ही विस्तार पूर्वक रहता है। क्या कहते हैं रुकमनी का वॉल्यूम 2 यानी रुकमनी के बुक में, वो भी क्लास आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। रिवीजन के तौर पर आप कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप बिहार पुलिस बिहार मध्य से दरोगा की तैयारी करते हैं। और मैं आपको बता दूं ज्ञान बिंदु की 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक जिसमें 25 से सेट प्रीवियस ईयर की डाली गई थी उसका फुल एनालिसिस मैं करवा चुका हूं, वो बन चुकी है क्लास। आज 25 नंबर की क्लास होने वाली है लास्ट जो शाम तक अपलोड हो जाएगी। एक प्लेलिस्ट में आपका बहुत सारे क्वेश्चन का रिकॉर्ड रिवीजन हो जाएगा। अगर आप करते होंगे तो आप देखे होंगे कि किस तरह से मैं करवाया हूँ और कितने टाइम लगे हैं। बहुत ही 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पौने 3 घंटे भी एक वीडियो है 4 घंटे का भी है, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन में है। आप जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।